हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेशर से और उसके क्या आंसर आपको देने हैं। देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, व्हाई यूज जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट है क्या और जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज करें, उसको यूज करने का क्या बेनिफिट है या उससे हम क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको सिंपल वे में समझते हैं। क्लाइंट साइड का मतलब होता है जो डायरेक्टली ब्राउजर पे चल जाए, जो लैंग्वेज डायरेक्टली ब्राउजर पे रन हो जाए उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड। आप HTML CSS बूटस्ट्रैप को भी बोल सकते हो कि वो क्लाइंट साइड है। अब जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का क्या यूज है। सबसे पहला यूज है कि आप उससे HTML कंटेंट चेंज कर सकते हो। अब HTML कंटेंट चेंज कर सकते हो मतलब, तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं कि क्या कहना चाह रहा है। ये देखो, एक वेबसाइट है माय परफेक्ट रिज्यूमे। इसमें क्या होता है कि आप रिज्यूमे बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखो टाइप करता हूं कुछ, मैंने टाइप किया तो जो भी मैंने टाइप किया वो मेरे को इसके अंदर मिल गया। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही आप टाइप करते हो इस इनपुट में, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसकी वैल्यू को गेट करते हैं और यहाँ पे हम इसे शो कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया HTML का कंटेंट चेंज करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HTML का कंटेंट ही तो चेंज हो रहा है, हेडिंग चेंज हो रही है और हेडिंग क्या है, HTML का पार्ट है। तो यूजिंग जावास्क्रिप्ट आप जो है HTML का कंटेंट चेंज कर सकते हो। सेकंड है टू चेंज CSS। जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप CSS चेंज कर सकते हो। CSS चेंज कर सकते हो, देखो एग्जांपल दिखाता हूं मैं इसका। ये वेबसाइट है एल्डन। इस पे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो व्हाइट बैकग्राउंड हो जाता है, मतलब डे एंड नाइट इसका ऑप्शन है। मैं क्लिक करता हूं तो व्हाइट हो जाता है, दोबारा क्लिक करता हूं तो ब्लैक हो जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका CSS का, कि आप कैसे बटन के क्लिक पर बैकग्राउंड को चेंज कर पा रहे हो। तो ये हो गया कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS कैसे चेंज कर सकते हो, क्यों करोगे, ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद है थर्ड नंबर, टू ऐड और डिलीट HTML कंटेंट। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या होता है ये। टू ऐड और डिलीट HTML कंटेंट, इसका यूज मोस्टली हम एडमिन पैनल में करते हैं। ये है क्या, टू ऐड मतलब कि एक ऐड बटन है, आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इनपुट्स डायनामिकली जनरेट हो जाएंगे ऐड करने पर। डिलीट करोगे तो वो इनपुट डिलीट हो जाएंगे। अब इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम ऐड करें, क्यों डिलीट करें। तो एडमिन पैनल में कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है, क्लाइंट को ये पता ही नहीं होता कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको ये पता ही नहीं होता कि कितने इनपुट होने चाहिए मेरे को फिलअप करने के लिए। तो वो कहता है कि सर ये दो फिक्स है, बाकी पता नहीं। तो हम ऐसे केस में क्या होता है, ऐड मोर का ऑप्शन दे देते हैं कि ये लो जी, आप ऐड करते रहना जितने भी आपको ऐड करने हैं कंटेंट। तो ये हो गया ऐड और डिलीट HTML कंटेंट। उसके बाद है फॉर एजेक्स कोड। एजेक्स जो है ये आपका डेवलपमेंट का पार्ट है। वहां पे हम एजेक्स यूज करते हैं डेटाबेस से डेटा लाने के लिए या फिर डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए बिना पेज रिलोड किए। एजेक्स का मतलब होता है बिना पेज रिलोड किए डेटाबेस पे रिक्वेस्ट सेंड करना
डेटा लाने के लिए या फिर डेटा इंसर्ट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये वेबसाइट है कार देखो। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूं, देखो मैंने टाइप किया तो ये मेरे को सजेशन दे रहा है जो भी मैं टाइप कर रहा हूं। तो ये चीज है एजेक्स, कि आपने कुछ टाइप किया, बिना पेज रिलोड हुए डेटा आपको शो हो रहा है, इसको बोलते हैं एजेक्स। ये चीज डेवलपमेंट में यूज करी जाती है, डिजाइनिंग में इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद टू क्रिएट एपीआई बाय यूजिंग जेसन, बहुत इंपॉर्टेंट है एपीआई। एपीआई का क्या मतलब होता है? एपीआई का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे की सर्विस को यूज करना चाहते हो। एग्जाम्पल, आप ये दिखाना चाहते हो अपनी वेबसाइट में कि आज वेदर कैसा रहेगा, मौसम आज कैसा रहेगा। अब मौसम कैसा रहेगा इसके लिए हम कोई कोड तो लिख नहीं सकते ना, हम तो इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं बस। तो वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो कहां से मिलेगी? वेदर की वेबसाइट से मिलेगी, जहां पे वेदर की जानकारी है। तो जब आपको किसी दूसरे की सर्विस यूज करनी है तो वो आपको एपीआई प्रोवाइड करेंगे। एपीआई जो है जेसन से बनती है। जेसन का काम होता है डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। जेसन एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि हर लैंग्वेज के साथ सुटेबल है, चाहे फिर वो पीएचपी के साथ हो, चाहे जावास्क्रिप्ट के साथ, चाहे डॉटनेट के साथ, चाहे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो इसीलिए इसका जावास्क्रिप्ट का यूज हम एपीआई बनाने में भी करते हैं जेसन का यूज करके। 6 नंबर है फॉर कैलकुलेशन वर्क लाइक ईएमआई कैलकुलेटर, सीआरएम कैलकुलेशन वर्क। ये कैलकुलेशन वाला काम खैर एचटीएमएल में ही कंसीडर होगा, लेकिन अब फिर भी अलग से ही बता सकते हो कि जी हम जावास्क्रिप्ट का यूज इसलिए भी करते हैं कि हमें कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क करना हो तो हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, ये देखो ईएमआई कैलकुलेटर। अब कोई कहता है ईएमआई कैलकुलेटर बना दो, तो यह क्या है? कैलकुलेशन का काम है, तो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसके यूजेस थे कि आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके ये काम आप कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने का क्या पर्पस है, उसको पढ़ के आप क्या कर सकते हो। तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ECMAScript, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ECMAScript। ठीक है, ECMAScript क्या है? ECMAScript एक स्टैंडर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट के अपडेट्स को रखता है और जितने भी ब्राउजर हैं उसको फॉलो करते हैं ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सके। मतलब मैंने तो आपको डेफिनेशन समझा रहा, इसका मतलब क्या? देखो, जावास्क्रिप्ट रन कैसे होती है। अब जावास्क्रिप्ट में कुछ भी कोड लिखते हो तो वो ब्राउजर के पास जाता है। हर ब्राउजर का अपना इंजन होता है, वो इंजन आपके स्क्रिप्ट को रीड करता है और फिर आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अब मान लो कोई जावास्क्रिप्ट में नया अपडेट आ गया, कोई नई फंक्शंस ऐड ऑन हो गए। अब नए फंक्शन ऐड ऑन हो गए और आपने उस फंक्शन को लिख दिया अपने स्क्रिप्ट में। अब जब वो ब्राउजर पे जाएगा, उसका इंजन जब उसको रीड करेगा तो रीड करते समय वो एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए उस ब्राउजर में। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो नया फंक्शन आया है और आपका इंजन अपडेट हुआ नहीं, तो क्या करेगा? आपका ब्राउजर एरर थ्रो करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, तो जितने भी ब्राउजर हैं वो ECMAScript को फॉलो करते हैं ताकि वो अपने इंजन को अपडेट रखें और जावास्क्रिप्ट के अपडेटेड फंक्शन को समझ सके। दूसरा आप ये कह सकते हो कि जितने भी सीनियर डेवलपर हैं जावास्क्रिप्ट के, वो भी अपने आप को अपडेट करने के लिए ECMAScript को पढ़ते हैं, ECMAScript को फॉलो करते हैं, क्योंकि जितना भी अपडेट आना है वो ECMAScript में आना है। तो ये चीज है ECMAScript। रही बात इसके लेटेस्ट वर्जन की, तो इसका लेटेस्ट वर्जन इस वक्त चल रहा है ES6, जो कि 2015 में आया था। अभी तक यही चल रहा है ES6। तो ये हो गया ECMAScript। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर्स। सही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर्स मतलब कि आप जो है एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करोगे, क्योंकि जब तक एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा तब तक हम क्या चेंजेस करेंगे और क्या अप्लाई करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में मेनली कुछ सेलेक्टर्स है। जैसे सबसे पहला सेलेक्टर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस फंक्शन का काम है आईडी के थ्रू एलिमेंट को सेलेक्ट करना। एग्जाम्पल यहां दे रखा है, देखो मैंने एक आईडी लगाई डिव के अंदर बॉक्स, उसको मैंने सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स, तो इसने इस डिव को सेलेक्ट कर लिया। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से आप एक बार में एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, आईडी को आप रिपीट नहीं कर सकते। सेकंड सेलेक्टर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। बाय क्लास नेम मतलब आप जो है एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो क्लास नेम के थ्रू। ये जो है एक बार में मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता है। अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स पे क्लास लगाई है तो ये मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करेगा। तो अगर आप क्लास लगाते हो तो मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करेगा, और इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो इसको हम एक्सेस करेंगे एरे के थ्रू। जैसे एरे एक्सेस करते हैं वैसे ये भी एक्सेसिबल होता है। तो इसका यूज आपको जब करना जब आपको मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करना हो। थर्ड नंबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। इसका काम होता है एलिमेंट को सेलेक्ट करना उसके टैग के नाम के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे दो पैराग्राफ लिखे हैं, इसको सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों पैराग्राफ को एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। इसका भी यूज जब भी करना है आपको जब आपको मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करने हो। क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ये एलिमेंट को सेलेक्ट करता है सीएसएस के सेलेक्टर के थ्रू। जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल डॉट एग्जाम्पल। ये डॉट एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम सीएसएस में लिखते थे क्लास को सेलेक्ट करने के लिए, वैसे यहां लिखा हुआ। तो ये है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो ये चार सेलेक्टर है जिनका यूज करके आप जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ नंबर, व्हाट इज डॉम। सही बात है, जितना भी प्रैक्टिकल काम होता है जावास्क्रिप्ट का मैनिपुलेशन का, कि एचटीएमएल कंटेंट सीएसएस कंटेंट चेंज करना, वो होता है डॉम के थ्रू। डॉम क्या है? डॉम की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब हमारा ब्राउजर हमारे वेब पेज को लोड करता है तो ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कोड का, उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डॉम। डॉम का यूज किया जाता है एचटीएमएल कंटेंट सीएसएस ये सबको चेंज करने के लिए। देखो क्या होता है डॉम, दिखाऊं अगर आपको, कुछ भी देख लो, यही है मान लो, इसको आप इंस्पेक्ट करते हो, ये जो कोडिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी चीज को बोला जाता है डॉम। तो आपका कोड का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं डॉम। तो ये चीज है डॉम। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज बॉम। बॉम का मतलब है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें आप क्या सीखोगे? इसमें आप सीखोगे विंडो रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे कि ऑन लोड इवेंट, की पेज लोड हुआ तो क्या होना चाहिए। होता है ना काफी वेबसाइट पे पेज लोड होता है तो एक पॉपअप ओपन हो जाता है। सेट टाइम आउट, टाइमिंग इवेंट्स, 10 सेकंड बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। हिस्ट्री, प्रीवियस और नेक्स्ट करना, जैसे ब्राउजर में ऊपर की तरफ ये होता है, ये चीज है, ये आप बना सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री। लोकेशन का यूज किया जाता है पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href का यूज करके। पॉपअप अलर्ट, कंफर्म, अलर्ट का यूज किया जाता है अलर्ट शो करने के लिए। कंफर्म का यूज किया जाता है कंफर्मेशन लेने के लिए, फॉर एग्जांपल डेटा डिलीट करना है कि नहीं करना, यस और नो। कुकी जो है एक टेक्स्ट फाइल है जो कि यूजर के ब्राउजर में सेव हो जाती है और यूजर का ट्रैक रखती है कि यूजर क्या एक्टिविटी कर रहा है। इसका यूज किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए।
ताकि इससे हम डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट देखते हो, उसके देखने के जस्ट बाद ही आप देखोगे आपके फेसबुक में, आपके हर जगह जो भी आप एक्सेस कर रहे हो ब्राउजर, वहां पे आपको वही ऐड दिखेगी। तो वो क्या करते हैं, आपके ब्राउजर में कुकी फाइल सेव कर देते हैं, जिससे कि वो देख पाते हैं कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। इसका यार डिसएडवांटेज नहीं है, इसका मेन यूज हम उसलिए करते हैं ताकि डिजिटल मार्केटिंग सही हो सके। स्क्रीन साइज, यूजिंग बॉम आप स्क्रीन साइज गेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। आपको कहेगा जी स्क्रीन साइज क्यों निकालूंगा, उसका निकाल कर मैं क्या करूंगा। स्क्रीन साइज हम इसलिए निकालेंगे, हमें जरूरत पड़ती है कभी कभार कि डिवाइस के अकॉर्डिंग मेरी स्क्रिप्ट चेंज हो जाए। जैसे CSS में मीडिया क्वेरी होती है, डिवाइस के अकॉर्डिंग आप अपने डिजाइन को चेंज कर सकते हो। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में होता है स्क्रीन साइज, आप इसका यूज करके अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि मोबाइल पे जब मैं जाऊं तो ये स्क्रिप्ट डिजेबल हो जाए, ये वाली स्क्रिप्ट रन हो जाए। तो ऐसे जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो यूजिंग स्क्रीन साइज आप ऐसा कर सकते हो। तो ये हो गया बॉम। बॉम में ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ोगे विंडो से रिलेटेड। 6th नंबर क्वेश्चन है टाइप कन्वर्जन इन JS। ये पूछा ही जाता है, ये डेफिनेटली पूछा ही जाएगा आपसे, और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता तो आपसे मिस्टेक हो सकती है काफी ज्यादा। ये क्या है, देखो, टाइप कन्वर्जन का काम है सिंपली डेटा को कन्वर्ट करना किसी टाइप में। अब कन्वर्ट हम क्यों करेंगे, पहले इसको समझते हैं कि कन्वर्ट क्यों करेंगे। तो इसका मैंने एक एग्जांपल बना रखा है, देखो टाइप कन्वर्जन, इसका कोड ओपन करता हूं, कोड दिखाता हूं मैं आपको पहले, और साथ ही साथ आपको आउटपुट दिखाता हूं। ये सिंपल सा एग्जांपल बना है कि मेरे को 2 नंबर का सम दिखाना है। पहले मैं इसमें से वो हटा देता हूं जो मैंने यूज कर रखा है, और फिर मैं आपको दिखाता हूं क्या दिक्कत है इससे। ये हटा दिया मैंने। अब देखते हैं, मैंने सिंपली क्या करा, 2 नंबर की वैल्यू निकाली और उसको मैं जोड़ना चाहता हूं। तो इसे देखो क्या होगा, मैंने लिखा 5 5, तो ये होगा 55, जबकि 5 + 5 10 होना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनपुट से हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कभी भी आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे सही से, वो कॉनकैटिनेट कर देंगे आपस में। तो यहां हमें जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क में कि हम डेटा को पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर दें और फिर उसको हम प्लस करें, तब ये सही आउटपुट देगा। देखो, तो ये है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन के अंदर 2 फंक्शन होते हैं, पार्सइंट और पार्सफ्लोट। पार्सइंट का यूज होता है डेटा को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, पार्सफ्लोट का काम होता है डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो जहां पे भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क है वहां पे तो मैंडेटरी है कि आप इसको यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ये यूज नहीं करते तो एरर आने के चांसेस ज्यादा है, रॉन्ग आउटपुट आने के चांसेस ज्यादा है। अब देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डेफिनेटली पूछा ही जाएगा आपसे कि ES6 के फीचर्स क्या है। जैसे यहां लिखा है ES6 मोस्ट यूज्ड फीचर्स, मतलब ES6 के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं जो ज्यादा प्रैक्टिकली यूज करे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है बैकटिक्स। इट इज अ मॉडर्न वर्जन टू कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग। ये मॉडर्न वर्जन है स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करने का। एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं। यहां पे देखो कुछ लिखा हुआ है, नेम, सरनेम, टेलीफोन। इसको अगर हमें प्रिंट करना है कॉनकैटिनेट करके तो हम पहले ऐसे करते थे, यूजर इंफॉर्मेशन प्लस, फिर वेरिएबल, फिर प्लस। ऐसे प्लस यूज करते थे हम कॉनकैटिनेशन के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बिगिनर से। इसी का सॉल्यूशन निकाल दिया बैकटिक्स। बैकटिक्स में क्या है, ये होता है बैकटिक्स, ये सिंबल आपको यूज करना है। उसके बाद जहां पे भी वेरिएबल है उसको आप डॉलर के साथ कर्ली ब्रेसेस में यूज कर लो। तो आप इसको कंपेयर करो, ये इस वाले से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा नीट एंड क्लीन है। तो ये है बैकटिक्स। सेकंड फीचर देखते हैं। सेकंड फीचर है स्प्रेड ऑपरेटर।
triple dot. It was introduced in ES6. It looks like a rest parameter, but it works opposite of that. The spread operator is used to copy, concat or expand an array. Okay. spread operator जो है ES6 में आया था, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ES6 के फीचर। इसका मेन काम जो है वो है कॉपी करना, एरे की कॉपी बनाना, एरे को कॉन्कैटिनेट करना। ये मेन काम है स्प्रेड ऑपरेटर का। एग्जांपल देखो दे रखा है यहाँ पे, एक एरे बनाया एप्पल ऑरेंज बनाना, फिर एक दूसरा बनाया न्यू फ्रूट्स एरे, उसमें क्या करा ट्रिपल डॉट पहले वाले एरे को रख दिया। बस इतना करने से क्या हुआ है, सारा डेटा न्यू फ्रूट एरे में भी आ गया, कॉपी हो गया। ये काफी इजी कर देता है हमारे कोड को। कॉन्कैटिनेट में देखो एक एरे बना रखा है एबीसी, दूसरा एरे बना रखा है XYZ, और तीसरे वाले में क्या करा हमने एरे 1 एरे 2 को रख दिया। ये क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ दिया इसने। तो ये क्या है, मॉडर्न वर्जन है, ये हमें पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। अब देखते हैं थर्ड नंबर, लेट एंड कॉन्स्ट। लेट को जो है आप कह सकते हो वो इंप्रूव्ड वर्जन है वेर कीवर्ड का। वेर कीवर्ड में प्रॉब्लम ये थी कि आप उसको बिना डिक्लेयर करे यूज कर सकते हो। मतलब वेरिएबल को क्या है, आप पहले यूज कर लो बाद में डिक्लेयर कर लो, ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको बोलते थे हम होइस्टिंग। तो लेट ने क्या करा, लेट जब इंट्रोड्यूस हुआ तो लेट इसका सॉल्यूशन निकला। लेट में आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वेरिएबल यूज कर लिया बाद में डिक्लेयर करोगे। तो आप ये सीधा सीधा कह सकते हो कि लेट जो है अपडेटेड वर्जन है वेरिएबल कीवर्ड का। अगर हमें यूज करना है वेरिएबल तो हम लेट यूज करें ताकि एरर के चांसेस कम से कम हो। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट नाम से पता लग रहा है कॉन्स्टेंट। आपको कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि बाद में चेंज ना हो, बाद में अपडेट ना करी जा सके, तो आप कॉन्स्ट बना दो। जैसे एग्जांपल पाई की वैल्यू 3.14, तो ऐसे केस में हम कॉन्स्ट बनाते हैं। फोर्थ नंबर है मैप। मैप मेथड इज यूज्ड टू मॉडिफाई ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। मैप मेथड का काम है आपके एरे को मॉडिफाई करके रिटर्न करना। इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है रिएक्ट जीएस, एंगुलर जीएस में। देखो होता क्या है, यहाँ पे एक एरे बनाया हमने 14916। अब इसका स्क्वायर निकालना है हमें, तो सिंपली देखो लिखा एरे 1 डॉट मैप x इंटू 2, x इक्वल टू x इंटू 2। ये क्या करेगा, इसको मॉडिफाई करके रिटर्न कर देगा। तो काफी सिंपल होगा। अगर हम ये चीज नहीं पढ़ते तो हमें क्या करना होगा, लूप चलाना होगा। सबसे पहले लेंथ निकालनी होगी, फिर लूप चलाना होगा, फिर लूप के अंदर ये फॉर्मूला लिखना होगा x इंटू 2, उसके बाद फिर लूप से बाहर आके प्रिंट करना पड़ेगा। तो इतना कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट कर दिया मैप ने। देखते हैं फिफ्थ नंबर फीचर, क्लास। Classes are templates for creating objects. The class contains method, constructor to access class data. We must create an object. सिंपल वे में समझते हैं। क्लासेस जो है, आप क्लासेस को कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फंक्शंस, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। और क्लासेस का रूल ये है कि आपको क्लास का कोई भी फंक्शन वेरिएबल एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास के फंक्शन को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्लास क्यों यूज करें, इसका क्या मतलब है। क्लास का यूज हम करते हैं जहां प्लगइन डेवलपमेंट करनी हो, या फिर रिएक्ट जीएस में काम करना हो, या फिर कोई वेब एप्लीकेशन में काम करना हो, जहां ज्यादा कोड लिखना है और अरेंज वे में लिखना है, तो वहां क्लास का यूज करते हैं। नॉर्मल वेबसाइट में इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से देखो क्लास बना लिया। कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। ये हो गया क्लास। उसका था ऑब्जेक्ट। एक तो ऑब्जेक्ट आपने देखा क्लास के साथ बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट अपने आप में थोड़ा अलग है। एक तो क्लास के साथ यूज हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो अपने आप में अलग है। ऑब्जेक्ट जो है एरे के जैसा है, एक वेरिएबल है जिसमें आप बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हो एक प्रॉपर तरीके से।
जैसे देखो लिखा है ऑब्जेक्ट्स आर लाइक एन एरे दैट कंटेन्स मैनी वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल. Objects are a little bit different from an array. An array stores data in the indexed format, while objects store data in a key value pair. The object is more simple as compared to the array. सही बात है. ऑब्जेक्ट जो है एरे के जैसा ही है, मल्टीपल डेटा स्टोर करता है, लेकिन डिफरेंस ये है एरे जो स्टोर करता है वो स्टोर करता है इंडेक्स में 0, 1, 2 ऐसे एक्सेस करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में जो स्टोर करते हैं डेटा वो की वैल्यू में स्टोर करते हैं. एग्जांपल देखो ये रखा, इसको बोलेंगे की और ये है इसकी वैल्यू. ये की, ये इसकी वैल्यू. अब मुझे एक्सेस करना है अगर डेटा, तो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट का नाम और फिर की का नाम कि मैं क्या एक्सेस करना चाहता हूं. तो ये है ऑब्जेक्ट. इसका यूज वही सेम प्लगइन डेवलपमेंट में ज्यादा किया जाता है क्योंकि इसको लिखना काफी इजी है. ज्यादा से ज्यादा डेटा आप अरेंज वे में लिख सकते हो. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इनहेरिटेंस का काम होता है एक क्लास से दूसरे क्लास को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना. मतलब एक बेस क्लास, एक पेरेंट क्लास है जिसमें ज्यादा फंक्शंस बने हुए हैं, और एक चाइल्ड क्लास. उस चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास से कोई फंक्शनैलिटी एक्सेस करनी है तो वो एक्सेस किया जा सकता है इनहेरिटेंस के थ्रू. तो ये है इनहेरिटेंस. एग्जांपल यहां दे रखा है, देखो एक क्लास है कार जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर और प्रेजेंट एक फंक्शन है. उसके क्लास बनाई मॉडल. इस मॉडल में देखो हम क्या कर रहे हैं, सुपर ब्रांड मतलब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं और इसका फिर अपना खुद का फंक्शन भी है. तो ये जो चाइल्ड क्लास है मॉडल, वो क्या कर रहा है, पेरेंट को भी एक्सेस कर रहा है और खुद के फंक्शन को भी एक्सेस कर रहा है. तो इस चीज को बोलते हैं इनहेरिटेंस. उसका 8th नंबर एरे डी स्ट्रक्चरिंग. काफी अच्छा है, रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम हुक यूज करते हैं. तो एरे डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब है, एरे डी स्ट्रक्चरिंग मींस ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स एरे इनटू सिंपलर पार्ट्स. इट कैन बी यूज्ड फॉर असाइनमेंट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. सही बात है. एरे डिस्ट्रक्चरिंग का काम है कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स एरे है उसको सिंपली डिवाइड कर देना, टुकड़े कर देना उसके. एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक एरे बनाया फू जिसमें वैल्यू है रेड, येलो, ग्रीन, और फिर क्या करा हमने, अगर हम इसे एक्सेस करेंगे तो लिखेंगे फू 0 तो हमें रेड मिलेगा, फू 1 तो येलो मिलेगा. उसका दूसरा हमने डिस्ट्रक्चर किया. इसे देखो हमने लिखा ABC इक्वल टू फू, मतलब अब ए के अंदर हो जाएगा रेड, बी के अंदर हो जाएगा येलो और सी के अंदर हो जाएगा ग्रीन. तो हमने एरे को डिस्ट्रक्चर कर दिया, इजीली एक्सेस कर पा रहे विदाउट इंडेक्स. तो ये चीज है एरे डी स्ट्रक्चरिंग. नेक्स्ट है एरो फंक्शन. मॉडर्न वर्जन आप कह सकते हैं, मॉडर्न वर्जन है आपके फंक्शन का. एरो फंक्शन इज नथिंग, इट इज अ मॉडर्न वर्जन ऑफ फंक्शन. इट इज रिटन बाय एन एरो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एरो फंक्शन. ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको एरो फंक्शन जो है कुछ नहीं, एक मॉडर्न वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है आपके फंक्शन का. इसको लिखने का तरीका जो है एरो के साथ हम इसे लिखते हैं, इसीलिए इसको एरो फंक्शन बोला जाता है. जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है, इससे पहले कोई फंक्शन कीवर्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फंक्शन का नाम और ये एरो सिंबल और करली ब्रेसेस, फिर इसके अंदर आपको जो कोड आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो. तो ये मॉडर्न तरीका है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए. तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th नंबर. दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट. दिस कीवर्ड क्या है? दिस कीवर्ड का मतलब होता है यूज्ड व्हेन यू वांट टू पॉइंट आउट द पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट है. एग्जांपल दिखाता हूं आपको, देखो इसमें एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं. यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इमेजेस है, मैं जिस पे माउस लेके जाता हूं उसकी इमेज बड़े वाली इमेज से चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस पे आप माउस लेके जा रहे हो वो पॉइंट आउट हो रही है इमेज.
तो दिस कीवर्ड का काम यही होता है, जब आपके पास लिस्ट है और आप चाहते हो कि मैं जिस पे इवेंट करूं वो पॉइंट आउट हो जाए, तो ये काम होता है दिस कीवर्ड का। आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी कैसे यूज करते हैं। दूसरा दिस कीवर्ड का हम क्लास के साथ भी यूज करते हैं। इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं दिस कीवर्ड का कि कैसे है ये। तो देखो दिस कीवर्ड का प्रैक्टिकल मैंने बना रखा है ऑलरेडी। इसको हमने रन किया, देखो ये परफेक्ट बन रहा है। इसको मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है ये। यहाँ पे देखो एक बड़ी इमेज ले रखी है हमने, जिसमें हमने आईडी लगा रखी है बिग इमेज, और फिर ये बाकी की छोटी इमेजेस हैं जिसमें फंक्शन यूज हो रहा है माउस ओवर पे इमेज चेंज। अब इसमें देखो क्या लिखा हमने, इसमें लिखा दिस डॉट src। ये जो दिस कीवर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस पूरे इमेज टैग को। डॉट src जो है ये src रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस इमेज के सोर्स को। भाई इमेज चेंज करने के लिए सोर्स चेंज करना है, यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे आप माउस लेके जाते हो वो सोर्स को भेजता है आपके फंक्शन पे, और आपका फंक्शन क्या करता है, उस सोर्स को उठा के बड़े इमेज के सोर्स से रिप्लेस कर देता है। तो ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है दिस कीवर्ड समझने का। दूसरा दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है क्लास के केस में। दूसरा दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है क्लास के केस में कि हाँ भाई ये इस क्लास का वेरिएबल है। तो ये हो गया दिस कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इवेंट बबलिंग वर्सेस इवेंट कैप्चरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है ये काफी ज्यादा। इवेंट बबलिंग क्या है, देखो देयर आर टू प्रॉब्लम्स व्हेन वी यूज इवेंट ऑन नेस्टेड एलिमेंट्स। होता क्या है, बिगिनर से फिर मोस्टली हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल इवेंट यूज करते हैं, मतलब किसी एलिमेंट पे क्लिक किया तो कोई फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन जब बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, नेस्टेड एलिमेंट है और सब पे उनके अलग अलग इवेंट यूज करने हैं, छोटे वाले का अलग इवेंट, उससे ऊपर अलग इवेंट, उससे ऊपर अलग इवेंट, मतलब हर बॉक्सेस हर एलिमेंट का अपना इवेंट है, तो उस केस में प्रॉब्लम अकर होती है। इवेंट बबलिंग क्या है, देखो इन द इवेंट बबलिंग द इनर मोस्ट इवेंट्स एग्जीक्यूट फर्स्ट देन इट्स पेरेंट एंड कैस्केड इट गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब आपने एक बॉक्स बनाया, फिर उसके अंदर एक बॉक्स, फिर उसके अंदर एक बॉक्स। इवेंट बबलिंग में क्या होगा, जब आप छोटे वाले बॉक्स पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि छोटे वाला बॉक्स एग्जीक्यूट, सबसे पहले इसका पेरेंट एग्जीक्यूट, सबसे पहले चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा, फिर उससे ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर उससे ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा। ये होता है इवेंट बबलिंग। मतलब इवेंट बबलिंग में तीन बॉक्स है, आप किसी पे क्लिक कर दो सबसे पहले एग्जीक्यूट चाइल्ड होगा, सबसे नीचे वाला एलिमेंट एग्जीक्यूट होगा। अभी दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली। तो इवेंट बबलिंग को रोकने का तरीका है इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन। ये रिजॉल्व कर देता है आपके इवेंट बबलिंग प्रॉब्लम को। इवेंट कैप्चरिंग में क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर वाला एलिमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब सबसे पहले पेरेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके नीचे वाला चाइल्ड, मतलब ये टॉप से बॉटम में एग्जीक्यूट होता है। इसको ठीक करने का सोल्यूशन ये है कि आप कैप्चरिंग को पहले बबलिंग में कन्वर्ट करो और फिर स्टॉप प्रोपगेशन यूज करो। तो दिखाता हूं आपको एग्जांपल। बबलिंग एंड कैप्चरिंग देखो यार, इस पे देखते हैं। मैंने क्लिक किया इस रेड वाले पे, ऑरेंज वाले पे, देखो यहां प्रॉब्लम है। मैंने व्हाइट वाले पे क्लिक किया तो व्हाइट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और फिर ऑरेंज भी एग्जीक्यूट हो गया। मैं चाहता हूं नहीं भाई, व्हाइट पे क्लिक किया तो सिर्फ व्हाइट एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऑरेंज नहीं करवाना एग्जीक्यूट। ऐसे कैप्चरिंग पे देखो, व्हाइट पे क्लिक कर रहा हूं, दिखा रहा ऑरेंज और फिर व्हाइट। तो ये प्रॉब्लम है ना भाई, मैं व्हाइट पे क्लिक कर रहा हूं तो व्हाइट आना चाहिए ना, ऑरेंज क्यों आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है, फिर यहाँ देखो मैंने अलग एग्जांपल बनाया, स्टॉप इवेंट बबलिंग। इसमें क्या करा है देखो, इसको रन करते हैं जरा। ये देखो परफेक्ट चल रहा है, व्हाइट पे किया तो व्हाइट ही चल रहा है, ऑरेंज पे किया तो ऑरेंज चल रहा है, ऐसे यहाँ पे ऑरेंज पे किया तो ऑरेंज, व्हाइट पे किया तो व्हाइट। इसमें कैसे किया काम देखो, ये देखो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन, दोनों पे स्टॉप प्रोपगेशन हमने यूज किया। तो आप स्टॉप प्रोपगेशन यूज करोगे तो आपके बबलिंग और कैप्चरिंग की जो प्रॉब्लम है वो
रिजॉल्व हो जाएगी। तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, जब भी आप नेस्टेड पे इवेंट लगाओगे तो प्रॉब्लम फेस करोगे, तो उस टाइम पे आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th नंबर, मोस्टली यूज जावास्क्रिप्ट इवेंट, मतलब कौन से ऐसे इवेंट है जावास्क्रिप्ट के जो बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं प्रैक्टिकली। तो इनमें से कुछ लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्लिक इवेंट बहुत ज्यादा यूज होता है। की अप इवेंट, जैसे मैंने आपको माई परफेक्ट रिज्यूमे में दिखाया था, मैं टाइप कर रहा था और वहां पे आउटपुट शो हो रहा था, तो वो था की अप इवेंट। चेंज इवेंट भी काफी यूज होता है, इसका यूज किया जाता है सेलेक्ट बॉक्स में, रेडियो में, चेक बॉक्स में। माउस ओवर, अभी हमने देखा था फ्लिपकार्ट में इमेज पे माउस लेके जा रहे थे, इमेज चेंज हो रही थी, तो ये हो गया माउस ओवर। स्क्रॉल, जब आप कोई स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करने में कोई इफेक्ट हो, तो वो हो गया स्क्रॉल इवेंट। लोड, जब आपका पेज लोड हो जाए, कोई पॉपअप ओपन हो जाए, तो वो हो गया आपका लोड इवेंट, जैसे पेज लोड होने पे कुछ करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर हमारा, डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, आपके कंटेंट के तो मैच करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ उस कंटेंट का डेटा टाइप भी मैच करता है। और डबल इक्वल टू ऑपरेटर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मैच करता है। अगर एग्जांपल बताऊं मैं इसका, तो ये कह सकते हो आप कि अगर ऐसे लिखा 5 डबल इक्वल टू 5, तो कंपेयर हो जाएगा, बोलेगा ट्रू है। लेकिन अगर वहीं ऐसे लिखा हो 5 ट्रिपल इक्वल टू 5, तो ये कंपेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो 5 है वो स्ट्रिंग है, दूसरे वाला 5 इंटीजर है, तो इस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये डिफरेंस है डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू में। डबल इक्वल टू डेटा टाइप मैच नहीं करता, तो उसमें एरर के चांसेस हो जाते हैं। और ट्रिपल इक्वल टू क्या है, डेटा टाइप भी मैच करेगा, डेटा ही मैच करेगा, तो इसमें एरर के चांसेस नहीं होते, तो इसलिए ट्रिपल इक्वल टू यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नैन इन जावास्क्रिप्ट। Nan is short for not a number. JavaScript shows an error when we use number illegally or in a wrong way. सही बात, देखो Nan की फुल फॉर्म है नॉट ए नंबर। जावास्क्रिप्ट जो है एरर्स थ्रो करेगा आपको जब आप नंबर को गलत तरीके से यूज कर रहे होगे। एग्जाम्पल देखो, यहां लिखा console.log parse int the digital ocean। अब भाई द डिजिटल ओशन पूरा में दिख रहा है, स्ट्रिंग है, तो इसको पार्स इंट में इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर देगा, 1 2 3 थोड़ी कर देगा इससे। इस केस में एरर थ्रो करेगा, बुरा मान जाएगा, बोलेगा कि भाई ये क्या लिखा है, तुमने लिखा है टेक्स्ट, आप कह रहे हो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो ऐसे केस में ना आपको एरर शो करेगा नॉट ए नंबर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाइमिंग इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। प्रैक्टिकली काफी ज्यादा यूज होता है इसका, बताता हूं क्या है ये। टाइमिंग इवेंट, दो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, दो मेथड से टाइमिंग के लिए। फर्स्ट वन इज सेट टाइम आउट, पहला जो है सेट टाइम आउट है, दूसरा जो है सेट इंटरवल है। सेट टाइम आउट क्या करेगा, आपके फंक्शन को पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जाम्पल, कोई पॉपअप बॉक्स जो कि 10 सेकंड बाद आपके वेबसाइट पे ओपन हो रहा है, उसको कैसे पता कि 10 सेकंड बाद, मतलब जहां पे आपको लग रहा है टाइम 2 सेकंड बाद ये होना चाहिए, 10 सेकंड बाद ये होना चाहिए, वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। सेट टाइम आउट एक बार में एक ही एग्जीक्यूट करे, मतलब पॉपअप ओपन हुआ 10 सेकंड बाद, आपने क्लोज किया, बंद, फिर दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप पेज रिलोड नहीं करते। सेट इंटरवल में क्या है, सेट इंटरवल 10 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसका 10 मतलब ये रिपीट करेगा। सेट इंटरवल क्या करता है, रिपीट करता है चीजों को, और सेट टाइम आउट वन टाइम एग्जीक्यूट करता है। तो ये हो गया टाइमिंग इवेंट। इसका यूज करके पॉपअप बॉक्स होता है, स्लाइडर बनाए जाते हैं कि इमेज स्लाइड हो रही है ऑटोमेटिकली, ये सब इसी चीज से करी जाती है, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंट डिफॉल्ट इन जावास्क्रिप्ट। इसका भी यूज होता है काफी। ये क्या है देखो, प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट का काम ये होता है कि एलिमेंट का जो भी डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको स्टॉप कर दो। इसका यूज करते हैं हम फॉर्म के केस में, जब फॉर्म सबमिट हो तो सबमिट जो बिहेवियर है उसको स्टॉप कर दो ताकि वैलिडेशन रन हो सके।
ड्रैग एंड ड्रॉप में भी इसका यूज किया जाता है कि बाय डिफॉल्ट जो div एलिमेंट है वो अलाउ नहीं करता एलिमेंट को ड्रॉप करने के लिए, तो वहां पे भी इसका यूज करते हैं। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूं एक, ये रहा प्रीवेंट डिफॉल्ट। इसका लिंक ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है HREF के अंदर वेबसाइट का लिंक है, मतलब सिंपली अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे वेबसाइट पे जाना चाहिए, लेकिन ये लेके नहीं जा रहा। देखो मैं क्लिक कर रहा हूं तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई देखो जहां ये आईडी लगी है उसके क्लिक पे क्या करो, प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा दो। अब प्रीवेंट डिफॉल्ट अपोजिट काम करता है, एंकर का काम होता है क्लिक करने पे पेज पे लेके जाना, भी उल्टा काम करेगा, नहीं लेके जाएगा। तो ये है प्रीवेंट डिफॉल्ट। इसकी जरूरत हमें ड्रैग एंड ड्रॉप में पड़ती है, फॉर्म सबमिशन में पड़ती है जब वैलिडेशन लगानी होती है। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेर। ऑलरेडी हमने ऊपर मैंने बताया था आपको वेर क्या है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। लेट जो है इम्प्रूव वर्जन है वेरिएबल का, जिससे कि हम होस्टिंग की प्रॉब्लम फेस नहीं करते। होस्टिंग का मतलब है कि वेरिएबल पहले यूज कर लिया बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये है लेट। और वेरिएबल में क्या है, होस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, क्या वेरिएबल डिक्लेयर बाद में कर रहे हो, यूज पहले कर लिया। तो ये डिफरेंस है लेट और वेर में। Next question, what do you mean by null in JavaScript? Null is a primitive data type. It is used to declare a variable with no value. It is a blank value of the variable. अब कह सकते हो कि कोई वेरिएबल आपको ब्लैंक रखना है, तो उस केस में आप नल यूज कर सकते हो, नल को कंपेयर कर सकते हो ब्लैंक से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन अनडिफाइंड वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। अनडिफाइंड का मतलब है कि आपने क्या करा, वैल्यू जो है आपने क्या करा, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसमें कोई वैल्यू नहीं रखी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो a = 5 b ब्लैंक। अब जबरदस्ती मैं कर रहा हूँ a + b, तो मिलेगा ही नहीं ना कुछ, 5 + b तो कुछ होगा ही नहीं। तो इस केस में अनडिफाइंड आपको शो करेगा कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, उसको आपने वैल्यू नहीं दी, अनडिफाइंड है वो, तो ये हो गया अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTML API। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। इसमें देखो 20 क्वेश्चन है टोटल। 20 में से मैं मानता हूं आपसे 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे ही जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, वन बाय वन क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। मान लो कुछ क्वेश्चन आपसे ना भी पूछे गए हो इस लिस्ट में से, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपके काम जरूर आएंगे। तो इसके हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना कि वो क्या है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर पाओगे जावास्क्रिप्ट का। तो चलिए देखते हैं HTML API। HTML API में क्या होता है, सबसे पहला है वेब स्टोरेज। HTML API में पहला है वेब स्टोरेज। वेब स्टोरेज दो तरह के, लोकल और सेशन। लोकल स्टोरेज जो है परमानेंटली स्टोर कर देता है आपके ब्राउजर में डेटा को, सेशन स्टोरेज टेम्परेरी होता है, जैसे ब्राउजर बंद करोगे डेटा गायब हो जाएगा। अब लोकल स्टोरेज का मतलब क्या है, लोकल स्टोरेज का मतलब हमें जरूरत पड़ती है कभी कभार डेटा को लोकली स्टोर करने के लिए, तो ये हो गया वेब स्टोरेज। दूसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप। कोई ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर अगर आपको बनाना है तो वो अवेलेबल है HTML5 की API में। जियो लोकेशन, जियो लोकेशन का काम होता है करंट लोकेशन को गेट करना। तो सिर्फ जियो लोकेशन से आपको करंट लोकेशन नहीं मिलेगी, जियो लोकेशन से आपको करंट लोकेशन का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिलेगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। उसको हम गूगल मैप पे भेजकर गूगल मैप की API को यूज करके उसका एड्रेस हम टेक्स्ट फॉर्मेट में निकाल लेते हैं। तो ये है जियो लोकेशन। ये क्या आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं भी पता है तीनों तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए ताकि आप जवाब दे सको कि ये है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरे मेथड्स। बहुत ज्यादा यूज होता है वेब एप्लीकेशंस वगैरह में ये एरे मेथड्स। एरे में मेनली दो मेथड्स है कि डेटा को इंसर्ट कैसे किया जाए एरे में, और दूसरा है डेटा को डिलीट कैसे किया जाए एरे से। तो इंसर्ट करने के लिए देखो सबसे पहला मेथड है पुश। पुश मेथड जो है डेटा आपका इंसर्ट करेगा एरे के लास्ट में। मतलब ये एरे बना हुआ है, अब यहां लिखा fruits डॉट पुश, तो ये कीवी जो है मैंगो के बाद ऐड हो जाएगा। ये काम है पुश का। पुश जो है डेटा को ऐड करेगा लास्ट में। उसके बाद अनशिफ्ट।
अनशिफ्ट जो है डेटा को ऐड करेगा फर्स्ट नंबर पे, यानी कि ये जो कीवी है ये ऐड हो जाएगा बनाना से पहले। अब कोई कहता है नहीं जी मेरे को लास्ट में नहीं करना, फर्स्ट में भी नहीं करना, बीच में इंसर्ट करना है, तो ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन भी है स्प्लाइस। स्प्लाइस मेथड से आप जहां मन चाहे वहां डेटा इंसर्ट कर सकते हो, जिस पोजीशन पे आपको करना है। इसमें 2 आर्गुमेंट यूज होते हैं, फर्स्ट कौन से पोजीशन पे, दूसरा कोई डिलीट नहीं करना। ये सेकंड नंबर पे जाके इंसर्ट कर देगा लेमन और कीवी को। डिलीट करने के लिए भी 3 मेथड है। सबसे पहला पॉप का काम है डिलीट करेगा लास्ट में से। fruits.pop लिखा तो मतलब मैंगो गायब हो जाएगा। शिफ्ट का काम होता है डेटा को डिलीट करना स्टार्टिंग से, मतलब ये बनाना को गायब कर देगा। स्प्लाइस का मतलब होता है बीच में से डेटा को डिलीट करना। तो स्प्लाइस में देखो क्या करा है, स्प्लाइस में पहले वाला 0 हो गया, दूसरे वाला 1 हो गया। पहले वाला इंडेक्स पोजीशन है और दूसरे वाला एलिमेंट है, तो ये अभी बनाना रिमूव कर देगा। अगर आप पहले वाले 1 लिखते हो तो ऑरेंज हटा देगा। तो ये हो गया स्प्लाइस। तो ये मेथड हो गया एरे के कि आप डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग मेथड्स। जैसे कि एरे के मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसे स्ट्रिंग के मेथड भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग का जो मेन मेथड्स है वो है एक्सट्रैक्ट करना। कि कोई नाम लिखा हुआ है द डिजिटल ओशियंस। अब द डिजिटल ओशियंस में से मैं डिजिटल में से डी निकालना चाहता हूं और ओशियंस में से ओ निकालना चाहता हूं। तो ऐसे वाला कोई कैरेक्टर निकालना है किसी वर्ड में से, तो वहां हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रिंग मेथड्स की। 3 मेथड्स हैं इसमें। सबसे पहला है स्लाइस। स्लाइस किस तरीके से वर्क करता है, देखो यहाँ स्ट्रिंग बनी हुई है एप्पल बनाना कीवी, यहाँ लिखा str.slice 730, मतलब ये क्या करेगा 7वें कैरेक्टर से लेके 30 नंबर के कैरेक्टर तक ये चीज आपको निकाल कर दे देगा, बनाना आपको आउटपुट दे देगा। ऐसे ही आप स्लाइस को जो है नेगेटिव भी यूज कर सकते हो, -12 -6, मतलब पीछे से -12 यहां आएगा, -6 यहां आएगा, तो ये आपको रिटर्न कर देगा बनाना। सेकंड नंबर है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग स्लाइस के जैसा ही है सेम, डिफरेंस सिर्फ ये है सब स्ट्रिंग में आप नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं कर सकते। सब स्ट्रिंग में आप नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं कर सकते, काम सेम है। उसका लास्ट है सब एसटीआर जो है वो भी स्लाइस के जैसा है। इसमें डिफरेंस क्या है, जो सेकंड पैरामीटर है ना, यहाँ पे हम बताते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने निकालने हैं, पोजीशन नहीं बताते। ऊपर के दोनों में पोजीशन बता रहे थे, स्टार्टिंग और एंड। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में तो पोजीशन बताते हैं, दूसरे वाले पैरामीटर में बताते हैं कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने निकालने हैं। ये हो गए स्ट्रिंग मेथड्स। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जावास्क्रिप्ट के, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हैं एक इंटरव्यू के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई हो, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, आपके काम आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।